अच्छा भाई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर टू की गाइड के हवाले से मुझे तुम लोगों से बात करनी है। योर पेपर इज़ ऑन 17th of May। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट समझ लो एक तरीके से वीडियो तुम लोगों के लिए, क्योंकि देखो पेपर टू जो है इट्स मोर ऑफ अ चैलेंजिंग पेपर। पेपर वन फिर भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स जो हैं वो कर लेते हैं। पेपर टू में जो है वो मसला होता है, प्रॉब्लम होती है अच्छे खासे स्टूडेंट्स को, क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड पेपर, और इसमें आप लोगों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। और इसकी प्रिपरेशन जो है वो ऐसे नहीं हो सकती कि आप बस इमेजिन करो जैसे 2 से 3 दिन एक हफ्ते के अंदर करना चाहो। तो दैट्स समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट। आप सिलेबस तो कवर कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो आप नहीं सीख पाओगे। सही है कि हर सिनेरियो के मुताबिक किस तरीके से सोचना है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। तो कुछ चीज़ों के बारे में मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। पेपर टू के ऊपर ख़ास तौर पे बात करनी है, फोकस रहेंगे इस पे। दैट पहले हम बात करेंगे कि आप लोगों को लाइक क्या क्या कर लेना चाहिए, क्या क्या आप लोगों की सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, और पेपर अटेम्प्ट का जो प्रोसीजर है वो तो हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ एक एडिशनल चीज़ है, दैट इज़ कि पेपर को मैं सेक्शंस में डिवाइड करूँगा, और हर सेक्शन के मुताबिक फिर मैं बताऊँगा कि उसके मुताबिक तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि यू हैव अराउंड 15 डेज समवॉट, 15 to 16 to 15 डेज अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो उसके हवाले से मैं गाइड कर देता हूँ तुम लोगों को थोड़ा बहुत। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं ना, अच्छा मैं ज़रा इस पे आने से पहले, पैटर्न पे आने से पहले मैं ज़रा रफली तुम लोगों से बात कर लूँ। देखो, पेपर टू की जब हम बात करेंगे प्रिपरेशन की ना, जो एक काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट तुम लोगों के लिए जो है, दैट इज़ कि तुम लोगों के, मैं जो सजेस्ट करता हूँ दैट इज़ 9608 के पास पेपर से स्टार्ट करोगे। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे प्रॉपर्ली एक तरीके से उसकी प्रिपरेशन होगी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को तुम लोग इम्प्रूव करोगे। तो मैं तो अब 9608 से प्रेफर करता हूँ, लाइक जो जितने भी मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं वो 9608 से पेपर सॉल्व करते हैं। दैट्स द रीज़न जब मैं यूट्यूब पे ईयरली अपलोड कर रहा हूँ वो भी 9608 के ही हैं। तो देखो, अब तुम लोगों के पास टाइम नहीं है कि 9608 के तुम लोग पेपर्स करो, क्योंकि यू आर जस्ट लेफ्ट विद 17 डेज। तुम लोग 9608 के 2015 से तो नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर बिल्कुल भी ज़ीरो स्टडीज़ हैं, ज़ीरो तुम लोगों की अभी तक है, कुछ सिनेरियोस अजम्पशन हम लोग कर लेते हैं। एक अजम्पशन, एक सिनेरियो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ थोड़े से पास पेपर्स रह गए, उनकी परफॉर्मेंस, उनको परफॉर्म करना है और उनको इम्प्रूव करना है। तो दैट्स वन थिंग। और कुछ हमारे पास नमूने ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी भी शुरू नहीं की है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ क्या कर सकते हैं आप लोग। देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बेसिक तैयारी हुई हुई है, लेकिन तुम लोगों से सूडो कोड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो तुम लोग उसमें फंस रहे हो, उसके लिए तुम लोग स्ट्रेस्ड हो, तो उस हवाले से मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। देखो, पेपर टू एक ऐसा पेपर है जिसमें आप लोग बाय टाइम इम्प्रूव करते हो, और हर एक नई प्रॉब्लम को देखते हो, और उससे फिर समझते हो कि अच्छा इस प्रॉब्लम में इस तरीके से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाता हूँ तुम लोगों को। तुम लोग जो हो, जैसे चेस तुम लोगों के खेलते होगे फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसे जितना आइडिया नहीं है चेस के बारे में, लेकिन एक रफ आइडिया है मुझे कि लाइक उसमें क्या होता है। उसमें ना मूव्स होती हैं, राइट? तो आप जितना ज़्यादा खेलते जाते हो, आपको हर एक एक मूव के मुताबिक पता होता है कि हाँ, इस मूव के मुताबिक मुझे ये चीज़, ये मूव होनी चाहिए मेरी, और अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो के मुताबिक मेरी ये मूव होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा तुम लोग उसको अलग अलग प्रॉब्लम्स को देखते हो उस पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर, कि अगर मैं इस प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ तो मुझे ये मूव चलनी चाहिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में होता हूँ तो मुझे ये मूव चलनी चाहिए। तो इट्स लाइक, या अगर कोई पजल की बात करें हम लोग, तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट पजल्स को देख लेते हो तो आपको पता होता है कि ये इस पजल की स्ट्रैटेजी में, इस, लाइक फॉर एग्जांपल तुमने 3 पजल सॉल्व किए, तीनों से तुमने एक छोटी छोटी चीज़ें सीखी कि फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से मूव करना होता है, इस तरीके से मूव करना होता है। उसकी लॉजिक्स तुम लोग अपने, जो एक नया सवाल तुम लोगों को मिलने वाला है ना, उसमें तुम लोग उसको यूज़ कर सकते हो। तो दैट्स वन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सही है? तो इट टेक्स टाइम, कोई मसले की बात नहीं, परेशान मत हो अभी फ़िलहाल इन सब चीज़ों से। बस क्या करो, ईयरली पास पेपर उठाओ। अभी अगर तुम लोगों ने बिल्कुल भी ज़ीरो तैयारी है, लाइक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन प्रिपरेशन ज़ीरो है, तो ईयरली पास पेपर उठाओ। 9608 से उठाओ। 2021 से करना स्टार्ट करो, या 2020 से स्टार्ट कर दो 9608 के, क्योंकि अब 2020 से 2 पेपर भी करोगे तो हो जाएंगे। 2020 से 2023 तक सारे आप लोगों ने करने हैं। सही है? ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, वरना 2015 से मैं करवाता हूँ यूजुअली। अब करना क्या है, पेपर खोलो, किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, बस पेपर ओपन करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। सही हो गलत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है? बस सिर्फ सॉल्व करो, कुछ कुछ भी नहीं जा रहा तुम्हारा, बस सिर्फ ओपन करो, सॉल्व करो, जितने मार्क्स आए कोई मसला नहीं, 10 मार्क्स आ रहे, टेंशन नहीं, बस 10 मार्क्स को नोट नोट डाउन करो, सारी गलतियां मार्क करो, पहले पूरा पेपर सॉल्व करोगे, अपने मार्क्स नोट डाउन करो कि भाई मेरे 10 मार्क्स आ रहे हैं, जो अब 65 गलत मार्क्स हुए ना उनको इम्प्रूव करो कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन से मुझे इस तरीके से सोचना था, और ये सोचने के बाद ये इसका आंसर बनता है। जब आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया ना समझ के, हाँ इसको इस तरीके से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, अगर मुझे एक एक लेटर को एक्सट्रैक्ट करवाना होता है, करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करवाना होता है, तो मुझे मिड इंडेक्स कॉमा वन की लॉजिक लगानी होती है, फिर आपने सोचा अच्छा अगर ये चीज़ करनी होती तो मैं इसमें फ्लैग लूपिंग कर सकता हूँ, अगर मुझे इस तरीके से करना होता है, अगर मुझे लीनियर सर्चिंग करनी होती तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, एक एक एरे पे जाना है, एलिमेंट्स पे जाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, अगर मुझे टू डायमेंशनल एरे के अंदर सर्चिंग करनी है तो मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा, तब उसके मुताबिक फिर आप सोच सकते हो, राइट? अब फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको डेवलप करो जितनी हो सके अभी 17 दिन के अंदर अंदर, ठीक है? बस पेपर उठाओ, सॉल्व करो, इम्प्रूव करो, ठीक है? नेक्स्ट पेपर यही सेम चीज़, कोई मसला नहीं, 10 मार्क्स हैं, 12 मार्क्स हैं, अच्छा अब चीज़ नहीं समझ आती मार्क्सिंग से, तो आपके सारे ईयरली पासपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता करके सब यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग वहाँ से ईयरली की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक तरीके से, उसको देख सकते हो। और जब ये सारे काम हो जाएं, आप लोगों के ईयरली पासपोर्ट्स हो जाएं, तो फिर जो है प्लेलिस्ट में जाके इसको 2x पे जाके जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हो कि किस तरीके से सॉल्व हुए हैं, वो किस तरीके से सोचा हुआ है। और एक चीज़ और जो मैं तुम लोगों के लिए कर सकता हूँ, दैट इज़ 10 डेज सेशन। 10 डेज सेशन जो 9618 के पासवर्ड्स में से है उसको मैं अपलोड करूँगा, सही है? 10 डेज सेशन को 10 वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी, आई ट्राई माई बेस्ट कि वो कल तक हो जाए, सही है? तो वो तुम लोगों ने देखनी है। 10 डे सेशन क्या होता है, हम लोगों के पहले भी अपलोड हो चुके हैं, हर साल हम 10 डे सेशन करते हैं जिसमें हम लोग सोचते हैं, मैं तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि सोचना किस तरीके से, सवाल को पढ़ना किस तरीके से, क्योंकि देखो सवाल रिपीट नहीं होने वाले, लेकिन आपको मेन चीज़ हर सवाल से क्या सीखनी है कि सवाल को मैं पढ़ता किस तरीके से हूँ, मैं सोचता किस तरीके से हूँ, उस चीज़ को सीखो। तो 10 डे सेशन अपलोड करूँगा, उनको कोशिश करके तुम लोग देखो, अगर एक वीडियो एक दिन में भी देखते हो तो दैट्स ऑल गुड, लाइक कंप्लीट हो जाएंगी इजीली। उसमें अलग अलग केसेस बने हुए हैं, फाइल्स का है, एरेज का है, अलग अलग केसेस हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, सही है? तो वो तुम लोग देख सकते हो उसको। आई ट्राई के एक थ्योरी की क्लास भी हो जाए तुम लोगों की, कि थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपलोड हो सकें। आई जस्ट ट्राई, इसको मैं कोशिश करूँगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अच्छा 10 डेज तो मैं अपलोड कर दूंगा। चलो बाकी जहाँ तक बात है टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट देखो वो बाय टाइम ही आप लोग उसको कर पाते हो, और जब 17 पेपर्स कर लोगे एक टाइमर लगा के करना सॉल्व, ताकि तुम्हें पता हो कि हाँ इस इतने टाइम में हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके मुताबिक फिर उसको डिवाइड करना अपने टाइम को। तो वो हर बच्चे लाइक हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है वो, सही है? तो उसमें एज सच मैं इतना फिक्स तुम लोगों को नहीं बता सकता। इट्स लाइक आप उसको खुद फिगर आउट करते हो जब आप ईयरली पासवर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, ठीक है? तो दैट्स वन थिंग जो हमने अभी रफली बात की है, ठीक है? अब जब मैं पेपर 2 के पैटर्न की बात करता हूँ ना, मैं तुम लोगों को इसको डिवाइड करके एक पेपर की एग्जांपल से ये चीज़ें समझाऊंगा भी। देखो पहले 9608 को जब हम देखते थे ना, तो 9608 का एक पैटर्न था, दैट वाज इट वाज बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक आपका था सूडो कोड, एक था थ्योरी, बस इतनी सी डिवीजन होती थी आप लोगों की 9608 के पेपर्स में। मतलब बस थ्योरी के क्वेश्चंस आते थे जो मेमोरी बेस्ड होते थे, आप उनको सॉल्व करते थे, आंसर लिख देते थे, ये आपका मेमोरी ओरिएंटेड होता था। और एक होता था सूडो कोड जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड होता था। अब थ्योरी जो है वही आपको अच्छे खासे मार्क्स दे देती थी, लाइक एक तरीके से मिल जाते थे, लाइक इन 9608 अराउंड 30 मार्क्स, 35 मार्क्स आपको थ्योरी दे देती, एक तरीके से आपको पासिंग मार्क्स मिल जाते थे आराम से। तो अब जब हम बात करते हैं, अब जो 9618 का पेपर है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसकी परसेंटेज बताऊं तो 10% थ्योरी है जो मेमोरी ओरिएंटेड है, जैसे आईडी के बारे में पूछ लिया उसने, प्रोग्रामिंग के फीचर्स हो गए, एरर्स के बारे में हो गया। 10% इज बेसिकली योर मेमोराइजेशन, एक रफ आइडिया तुम लोग को बता रहा हूँ। 10% इज योर मेमोराइजेशन थ्योरी, एंड देन अराउंड कह लो 30% इज योर कॉन्सेप्चुअल चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ना बल्कि इसको और इंक्रीज कर दो, 40% कर लो इसको। 40% इज योर कंसेप्चुअल चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये इन्होंने एक नई चीज डाली है, वो पहले ना बड़े बड़े क्वेश्चंस देते थे, अब वो छोटे क्वेश्चंस दे रहे हैं, मैं तुम लोग को इसको आइडेंटिफाई करवाना सिखाऊंगा। अब वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसमें आपको बहुत सोचना पड़ता है, और इसके लिए क्या करना है वो मैं तुम लोग को अगले उसमें दिखाऊंगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम लोग को पता होने चाहिए पेपर 2 के पेपर को पेपर देने जाने से पहले तुम्हें पता होने चाहिए।
तो कॉन्सेप्चुअल चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, वो थोड़ी-सी ना एक नई चीज़ डाली है। वो बहुत लाइक मेरे लिए तो मज़ेदार है, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं, लाइक इन अ चैलेंजिंग वे। तो मुझे तो सॉल्व करने में मज़ा आता है। तो जो 10 डे सेशन है ना, उसमें भी हमने अच्छे खासे कॉन्सेप्चुअल चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्व की है। तो उनको ज़रूर देखना कि वो किस तरीके से सॉल्व की, किस तरीके से सोचा है हमने। सही है। एंड देन योर लास्ट पार्ट इज़ योर मॉड्यूल्स। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होता है यूजुअली मॉड्यूल से रिलेटेड। वो 3-4 मॉड्यूल्स बना के दे देता है आपको, और वो फिर उससे कोडिंग लिखवाता है आप लोगों की। तो दैट्स बेसिकली हाउ इट इज़ डिवाइडेड। अगर मैं इसको कॉन्सेप्चुअल चैलेंजिंग को 40% दूँ, थ्योरी को 10%, तो दैट्स 50, और मॉड्यूल्स को 50% दे सकते हैं। इट्स लाइक रफली मैंने तुम लोगों को एक पैटर्न बताया। चलो अब मैं ना तुम लोगों को इसका पैटर्न आइडेंटिफिकेशन दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुम लोगों को बतानी है इससे रिलेटेड, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। ओके। अच्छा, ये 3 अपनी चीज़ों को दिमाग में रखना, थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड योर मॉड्यूल्स। अब सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना सीखो मुझसे। तो अभी फ़िलहाल ये मई जून 2023 का पेपर है, ऐसे रैंडम एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम उतना ही टाइम इस पे इन्वेस्ट करो जिस जिस तरीके से लाइक हर चीज़ के मुताबिक ना, पैटर्न के मुताबिक अपने। चलो पहला सवाल देखते हैं, इट्स रिलेटेड टू आईडीई। सवाल पढ़ा, समझा, इट्स मेमोरी ओरिएंटेड, मतलब इसकी जो मार्क्स स्कीम है, लेट्स सी दैट क्वेश्चन 1A। इट्स मोर ऑफ अ मेमोरी ओरिएंटेड। इसमें कुछ सोचने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ याद करने वाली चीज़ है। तो तुम इसका अपना नोट्स बना सकते हो। अपना नोट्स बना लिए तुमने आईडी से रिलेटेड, और इसको अपने पास आ, लिख लिया, अपने पास कहीं नोट डाउन कर लिया। तो दिस इज़ योर मेमोरी ओरिएंटेड। ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें नहीं, मेमोरी ओरिएंटेड। इसको लिख लो, अपना मार्क्स एक नोट्स बना लो अपने ईयरली के। चलो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वॉज थ्योरी वाला पार्ट। अब आ जाओ पार्ट बी के अंदर, दैट्स प्रोग्रामिंग। लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता कि मैं उसको कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग में डालूँ। इट्स मोर ऑफ अ थ्योरी ही कह लो इसको। आसान होते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दैट्स ऑल्सो सम वॉट थ्योरी हमारी, मैं इसको थ्योरी कंसिडर करवाता हूँ। अब ये क्वेश्चन 2 जो है, ये आ सकता है कॉन्सेप्चुअल के अंदर, कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन ये भी थ्योरी के अंदर ही लाई करता है, लाइक टू सम एक्सटेंट। इसमें ज़्यादा ऐसे जितना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता आपको। चलो, लेकिन इसमें ना कुछ ऐसे सवाल आता है, वो फ्लो चार्ट्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ता है, तो उसको फिर हम कॉन्सेप्चुअल्स में ले जाएंगे। सही है? अच्छा, जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ ना, दैट्स ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। वही सेम क्वेश्चन, सोचने वाली चीज़ इसमें। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए इसके लिए। मोर ऑफ अ मेमोरी बेस्ड है ये। क्वेश्चन नंबर 3A। 3 को जाके चेक करो। इट्स ऑल्सो मेमोरी ओरिएंटेड। रिकॉर्ड डेटा टाइप की बात हो रही थी यहाँ पे आपसे, तो उसको बताया आपने, उसके एडवांटेजेस याद कर ली। तो इट्स थ्योरी। सही है, ये थ्योरी वाला पार्ट है। मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना, ये भी, ये देखो, ये थोड़ा सा सवाल जैसे है, ये कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग वाला है। अच्छा, ये कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग नहीं है, दैट्स कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, जिसमें आपको स्टेप्स बताने, लेकिन वही सेम चीज़ है कि सोचना पड़ता है इसके लिए भी। ये मेमोरी ओरिएंटेड नहीं है। तो जो चीज़ मेमोरी ओरिएंटेड नहीं है, मैं उसको थ्योरी में नहीं नहीं डालूंगा। सही है? परफेक्ट। अच्छा, अब आ जाओ ये सवाल, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, दैट्स कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंजिंग क्वेश्चंस है ये आपके। अब ये छोटे क्वेश्चंस हैं। कितने मार्क्स के? अच्छे खासे 6 मार्क्स का सवाल है ये। तो आपको 6 मार्क्स का एक ये छोटा सवाल है। ये किस तरीके से सॉल्व करने, मैं तुम लोगों को बताता हूँ अभी फ़िलहाल, कि हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व देम। उसके बाद इसको ना, ये इस चीज़ को मैं कहता हूँ कॉन्सेप्चुअल थ्योरी। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंजिंग क्वेश्चंस, ये डालना स्टार्ट कर दिए। अब ये जितने भी इसके बाद वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब सोचने पर मजबूर करेंगे आपको। लाइक आपको किस तरीके से सोचना है, इसको थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना है। अब ये आप लोगों को वो वाली चीज़ नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड नहीं है। सही है? अब जैसे ये डेवलपमेंट साइकिल से रिलेटेड है, तो इट्स मेमोरी ओरिएंटेड थियोरेटिकल। फिर आ जाओ क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 इज ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, विच इज़ रिलेटेड टू सूडो कोड रिलेटेड। उसका प्रोसीजर बनाने को कह रहे हो आप लोगों से। क्वेश्चन 7 इज 3 प्रोग्राम मॉड्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिज़ाइन एंड डिस्क्राइब द यूजर्स। कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड ही है ये। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर चार्ट्स आ गए, दैट्स थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अब आ जाओ मॉड्यूल रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन 8 जो है, ये मॉड्यूल रिलेटेड क्वेश्चन है अब आपका। इसमें आप लोगों से वो मॉड्यूल्स देगा, मॉड्यूल से रिलेटेड फिर आप लोगों से कोड्स बनवाएगा। 7 मार्क्स का ये कोड है, फिर ये आप लोगों का 7 मार्क्स, 14 मार्क्स। फिर उससे रिलेटेड फिर वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता है। सही है? अच्छा, ये देख तो लिया, अभी इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, मैं तुम लोगों को उसको बताता हूँ। देखो, हर चीज़ का ना सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है।
तो जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर चार्ट्स है, इसकी प्रैक्टिस हो सकती है आप लोगों की। अब इसके जैसे आंसर एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर मॉड्यूल्स एज शोन, फिर तुम उसको जाके समझ सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आंसर गलत देते हो, जाके मार्क्स टीम से देखो, उसको समझो, इम्प्रूव करो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को इम्प्रूव करो अपने। सही है। अब जैसे मॉड्यूल 1 ये है डिकम्पोजिशन के बारे में सवाल। अच्छा, अब मैं जो चीज़ तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम जब भी बात करते हैं ना, लेट्स गो ओवर हियर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने हैं तुम लोगों से। देखो, पहले ना ये फर्स्ट, आई एम नॉट गोना डिस्कस दीज टू राइट नाउ। अभी फिलहाल इनके बारे में बात करते हैं। देखो, कुछ ना कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो पूछने लग गया आप लोगों से। बहुत अजीब से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। तो उसको जब सॉल्व करोगे ना, जब उनको समझने की कोशिश करोगे, तो उनको एज अ प्रोग्रामर के तौर पे ही सोचना। ये नहीं कि तुम लोग उसको एज अ लाइक नॉर्मल जैसे पेपर 1 के लिए करते हो उस तरीके से मत सोचना। आपको इसको प्रोग्रामिंग के हिसाब से सोचना है कि अच्छा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर मैं देखूँ तो ये लाइन बाय लाइन चलती है, अगर इसमें ये कर दूंगा तो एरर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इसमें इसके जो चीज़ रिटर्न हो रही है वो इंटीजर बेस्ड है या स्ट्रिंग बेस्ड रिटर्न हो रही है, तो किस तरीके से एरर आइडेंटिफिकेशन करोगे तुम लोग। अच्छा, अगर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा, अब इसमें ना जैसे किसी भी तुम लोग बोर्ड गेम के अंदर कुछ आगे की उसकी मूव्स को प्रिडिक्ट करते हो ना। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पर्टिकुलर मूव को चलूंगा तो वो उसका ये मूव चलेगा, फिर उसके बाद मेरी ये इसका एक रिप्लाई होना चाहिए। तो हर तरीके से तुम लोग 3 से 4 स्टेप्स आगे सोच रहे हो, तो यहाँ पे भी आपने 3 से 4 स्टेप्स आगे सोचना है कि अच्छा, अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी, अगर ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके मुताबिक फिर आपने उसको आंसर करना है। अब जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो तो मेमोरी बेस्ड है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है, इसमें कौन सा बेहतर होना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा इसका, फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं, वाइल लूप क्यों नहीं यूज़ करना, इसमें हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो में केस ऑफ बेहतर है या इफ़ देन एल्स बेहतर है, तो हर चीज़ के मुताबिक आपने सोचना है। सही है। लेकिन किस लिहाज से, एक प्रोग्रामर के लिहाज से सोचना है, ये नहीं कि आप लोग थ्योरी के लिहाज से सोच रहे हो उसको। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फर्स्ट 2 पॉइंट्स के बारे में ना। जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, जो खास तौर पे जो मैंने अभी क्वेश्चन 4 तुम लोगों को दिखाया था रिप्लेस वाला, इट्स मोर ऑफ अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, या अब ना ऐसे सवाल देने लग गए हैं। जब भी ऐसे सवाल को सॉल्व करो, जो मैं 10 डे सेशन अपलोड करूंगा उसमें तुम लोग इस चीज़ को विजुलाइज कर पाओगे, देख पाओगे कि मैं किस तरीके से एग्जांपल्स को यूज़ करता हूँ। तो एग्जांपल्स को यूज़ करके प्रॉब्लम को ब्रेक करना। फॉर एग्जांपल, वो आप लोगों से बोलता है कि आपने एक मिड का फंक्शन बनाना है। ये भी एक ऐसा ही सवाल आया था अभी रिसेंट, मिड का फंक्शन बनाना है लेफ्ट और राइट को यूज़ करते हुए। भाई एक वैल्यू ले लो, फॉर एग्जाम्पल हमने पेपर्स डॉक ले ली यहाँ पे। अब उस पे लेफ्ट अप्लाई करके देखो, उस पे राइट अप्लाई करके देखो। एक एग्जाम्पल से अपना कोड बनाओ, जब वो कोड बन जाए फिर इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए अपना आंसर लिखो। सही है। अभी मैं जो 10 डे सेशन अपलोड करूंगा वो मस्ट देख लेना, हर सूरत में देख लेना, ताकि वो तुम लोगों को आइडिया हो सके कि एग्जाम्पल्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। बहुत ज़रूरी है, हर एक एक प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो। हर एक एक प्रॉब्लम अगर तुम एग्जाम्पल्स के तौर पे सोचो उसको, कोई मसला नहीं, सवाल पढ़ो, एग्जाम्पल लो, उसको अप्लाई करके देखो। अच्छा, अगर मैं एक-एक कैरेक्टर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँ, उसको कंपेयर करवाऊँ इस तरीके से और इसको यहाँ पे स्टोर करता रहूँ, ये करता रहूँ, वो करता रहूँ, तो उसके मुताबिक फिर सोचते जाओगे तुम लोग। सही है? तो अगर एग्जाम्पल नहीं कंसिडर कर रहे, अगर अपने उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को, कोई फ़ायदा नहीं आप लोगों का। अच्छा, द फर्स्ट पॉइंट इज़, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मैंने लिखा हुआ है, दैट इज़ कि कोड बहुत ही आसान होता है। कोड करना बहुत आसान काम है। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को समझ लिया, और प्रॉब्लम कब समझ पाते हो इस चीज़ को समझो, जब तक तुम लोग सवाल को रीड नहीं करोगे सही से, और इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, यू गाइस आर नॉट, योर लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश। सही है, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। आप लोग जो इंग्लिश में नहीं सोचते हो, आपका दिमाग इंग्लिश में नहीं सोचता है, क्योंकि आप लोग एक ट्रेन होते हुए आ रहे हो बचपन से लेके अब तक अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर। इट कुड बी इंग्लिश, इट कुड बी हिंदी, इट कुड बी बांग्लादेश की कोई लैंग्वेज ले लो, नेपाल की लैंग्वेज ले लो, तो इट्स लाइक कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, आपका दिमाग उसी में सोचता है। भाई मैं अपना पर्सनली, मुझसे इंग्लिश में पढ़ के प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मैं उसके मुताबिक सोचता ही नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, वो भी मैंने तुम लोगों को 10 डे सेशन में करके दिखाया कि मैं एक लाइन रीड करता हूँ, फिर उसको ट्रांसलेट करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा, ये चीज़ ये क्यों कहना चाह रहा है। हर चीज़ से सवाल करो, हर एक-एक पॉइंट, अगर वो एक एस भी लगा रहा है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर आपसे बोलता है इनपुट रिकॉर्ड्स, उसने एस लगा दिया यहाँ पे, या इनपुट स्ट्रिंग वैल्यूज़ एस लगा दिया, तो इट्स लाइक एक
एस लगाने से पूरे कोड की लॉजिक चेंज हो जाती है। सिर्फ एक छोटा सा एस लगाया उसने, उसको सिंगुलर से उसने प्लूरल कर दिया उसको, इट्स लाइक उसने पूरे लॉजिक को चेंज कर दिया, पूरे कोड को चेंज कर दिया। आपका सोचने का क्राइटेरिया भी चेंज होना चाहिए। आप क्या करते हो, पढ़ते चले जाते हो पूरा, जैसे इंग्लिश में रीडिंग कर रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं। लाइन बाय लाइन रीड करो, और उस एक लाइन को रीड किया, उससे समझो कि अच्छा ये चीज़ समझाना चाह रहा था इस लाइन से, ये चीज़ क्यों बोल रहा है, इसका इसका क्या पर्पस होगा जो उसने ये चीज़ लिखी है। अगर अपना दिमाग इस तरीके से तुम लोग नहीं इस्तेमाल करोगे, सवाल को ब्रेक डाउन करना समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप गलती क्या करते हो तुम लोग, कि पूरे के पूरा कोड तुम लोग दिमाग में बनाने के लिए बैठ जाते हो। देखो, जब भी तुम एक मैथ्स का इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व करते हो या डिफरेंशिएशन का सवाल सॉल्व करते हो, तो क्या तुम लोगों के पूरे हर एक स्टेप्स दिमाग में होते हैं? ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों के दिमाग में होती है। पहले एक चीज़ स्टेप करते हो, फिर दूसरा स्टेप दिमाग में आता है, फिर जब दूसरा कर लेते हो, फिर तीसरा दिमाग में आता है। तो प्रोग्रामिंग भी कुछ इसी तरीके से ही है। ये नहीं कि तुम पूरा का पूरा कोड दिमाग में बना रहे हो, बस एक रफ सा आइडिया हो जाए कि हाँ, मैं यहाँ से लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट करूँगा, कंपैरिज़न करवाऊँगा, कंपैरिज़न ट्रू हो जाए, ये रफ रफ से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ये नहीं कि कोडिंग पार्ट आ जाए दिमाग में, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। जब वो आ जाए, फिर बस स्टार्ट कर दो। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखने के बाद कुछ बेसिक इनिशियलाइज़ेशन करो ताकि तुम्हारे पास डाटा आए। जब तुम्हारे पास डाटा आ जाए, फिर उस पे मैनिपुलेशन स्टार्ट करो, मतलब उस पे अगर एक्सट्रैक्शन करनी है, जो भी करना है, तो वो रिलेट उससे फिर डिपेंड करेगा वो। सही है? तो फिर उसके मुताबिक सोचो, इस तरीके से काम करना है। सही है? तो कोड इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स जस्ट कि तुम उस प्रॉब्लम को समझ पाते हो या नहीं। अच्छा, नाउ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हाउ यू आर सपोज्ड टू अटेम्प्ट द पेपर। देखो, स्टार्ट करो अपने पेपर को। देखो, मैं ना इसमें बहुत ना एक अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। आई नो कि कुछ टीचर्स बोलते हैं इसमें कि भाई पहले ये सवाल सॉल्व कर लो, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो। यार, इसमें कोई एज सच स्ट्रैटेजी नहीं है। एज सच कुछ भी इसमें स्ट्रैटेजी नहीं है। 2 घंटे का पेपर है, तुम पहला सवाल रीड करो। सही है? पहले तो सारा पेपर एक रफली रीड कर लो। पहला सवाल रीड करो, जब सॉल्व करने बैठो पहला सवाल रीड रीड करो। रीड करने के बाद अपना इंसर्ट ज़रूर पढ़ लेना भाई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंसर्ट क्या है भाई, आप लोगों को एक जैसे फॉर्मूला शीट मिलती है मैथ्स के अंदर, यहाँ पे आपको एक पेपर को स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले एक पेपर में इंसर्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए, बिल्ट इन फंक्शंस लिखे हुए होंगे एक तरीके से। तो उनको एक रफली स्टडी कर लो कि हाँ, कोई ऐसा बिल्ट इन फंक्शन तो नहीं जो कि डिफरेंट है। तो एक डेट डेटा टाइप से रिलेटेड फंक्शंस हैं जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। डेट है, उसमें कभी वो उसको नाउ बोलता है, कभी टुडे बोलता है। डिफरेंट डिफरेंट इंसर्ट में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं। तो डेट से रिलेटेड भी मैं 10 डेज सेशन के अंदर ही मैंने कवर करवाई है, डेट डेटा टाइप। तो वो आप लोग वहाँ पे जाके डेट डेटा टाइप को प्रॉपर्ली स्टडी कर लेना। सही है? तो उसके पासवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सब चीज़ें मैंने 10 डे सेशन में करवाएं, तो उसको देख लेना। ठीक है? तो अब इसमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है। सही है कि तुम लोग पहले ये करो, पहले वो करो, नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ो, आता है सवाल का जवाब देना, फ़ौरन दे दो। सही, कुछ इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर कॉन्फिडेंट हो इसमें कि हाँ, तुम्हें इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तुम बस सॉल्व कर लो उसको। जो सवाल जैसे ये सवाल है, सॉल्व करो भाई, अपने मार्क्स को अपने सेफ साइड पे जाते रहो। सही? इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके सोचो उसके बारे में, अच्छा ये चीज़ है, चल मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। फिर आप आए पार्ट सी सॉल्व किया, जो चीज़ हो रही है वो करते चले जाओ, जो नहीं हो रही है वो छोड़ दो। तुमने सवाल रीड किया कि हाँ, अब इस सवाल को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कह रहा है, प्रोग्राम कंटेन्स एन एल्गोरिथम टू आउटपुट अ स्ट्रिंग। जैसे देखो, मैंने पढ़ा अभी, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। और ये तुम लोगों के एक रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल होगी, तुम लोगों के सामने होगी, अच्छा हो गया कि मैंने अभी पढ़ा, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। जब तक मैं इसको ट्रांसलेट ना कर लूँ उर्दू में। अ प्रोग्राम कंटेन्स एन एल्गोरिथम, एक प्रोग्राम जो है वो एल्गोरिथम कंटेन करता है, ठीक है, टू आउटपुट अ स्ट्रिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड लेंथ। अच्छा, एक स्ट्रिंग आउटपुट करनी है एक स्पेसिफिक लेंथ की, कंटेनिंग आइडेंटिकल कैरेक्टर्स, जिसमें आइडेंटिकल कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, समझ आ गई मुझे अब फ़ौरन ही कि एक स्ट्रिंग कैरेक्टर्स है, उसमें आपको लेंथ बता देगा, जैसे 5 है। अब मैंने देखो अपनी एक सेंटेंस को समझने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। किस तरीके से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर है जेड, और उसको 5 टाइम्स करना है, तो जेड 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 5 टाइम्स इस तरीके से लिखा हुआ आना चाहिए, जैसे जेड 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 जेड, इस तरीके से 5 टाइम्स जेड जेड लिखा आना चाहिए। तो वो एक स्ट्रिंग बनाने को बोल रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल से और समझ लिया। अब अगर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में फ़ौरन से क्लिक हो गई है कि हाँ, मैं इनपुट लूँगा, इनपुट लेने के बाद मैं अपना लूप चलाऊँगा, जिसमें जो भी कैरेक्टर एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज़ करूँगा। स्ट्रिंग इनिशियलाइज़ करने के बाद देखो, मुझे तो फ़ौरन दिमाग में हो गई, ऑल्दो मैं इसको पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, पेपर को तुम लोगों के सामने ही पढ़ रहा हूँ। तो इट्स लाइक मुझे दिमाग में हो गया कि भाई एक एम्प्टी इनिशियलाइज़ स्ट्रिंग कर देंगे,
फ्लो चार्ट का ना बनाने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। अब इसका ना मार्क स्कीम के अंदर तुम लोगों को दिखाऊं, तो वो सेट इस्तेमाल करता है। तो इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज करने के बाद एक लूप चलाएंगे, हर लूप में जाके उस कैरेक्टर को बार बार इनिशियलाइज करवाते जाएंगे। सिंपल काम है। क्वेश्चन 2 दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये देखो। लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, मैं पहले बता दूँ तुम लोग को। सेट माई स्ट्रिंग टू एम्प्टी, और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, इज माई काउंट लेस देन 1, जब तक है आप इसको करते जाओ। और वो जो है उसको माई काउंट -1 कर रहा है, लेकिन करने की जरूरत नहीं थी, आप ऑपोजिट बना लो भाई इसको। ऑपोजिट बना लो, मतलब जब तक एक अलग से इंडेक्स बना लो कि जब तक वो इंडेक्स माई काउंट के बराबर ना हो जाए, तो उसको +1 करते जाओ। अब देखो इसने क्या किया है, इसकी वर्डिंग चेंज कर दी इसने, कंकैटिनेट इस्तेमाल करें, कंकैटिनेट माई चार विद माई स्ट्रिंग। तो जो भी करेक्टर है आपका, वो आप स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर दो। अब इसको सूडो कोड मत लिखने बैठ जाना, अब चीज़ों को इम्प्रूव करो। उसने पैटर्न चेंज कर दिया आपके फ्लो चार्ट्स का, कि किस तरीके से आप वो इनिशियलाइज करवाता है। सेट और टू और कंकैटिनेट के लिए प्रॉपर वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं आप वो। सही है। इनपुट के लिए डिफरेंट तरीका है उसका, एक प्रॉम्प्ट करने का, तो उसको देख सकते हो तुम लोग। सही है। अच्छा, तो वही सेम चीज़ इजीली आइडेंटिफाई कर ली थी मैंने, सॉल्व कर लिया भाई, कोई इतना सोचने वाली चीज़ नहीं थी। और कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं इसके पहले वाले इस पार्ट में, कहीं मेंशन किया है उसने, डू नॉट राइट ऑन एनी बारकोड, यू मे यूज़ एन एच बी पेंसिल। पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो फॉर एनी डायग्राम्स, ग्राफ्स और रफ वर्किंग। तो मतलब आप लोग इसके लिए फ्लो चार्ट के लिए पेंसिल यूज़ कर सकते हो। आई विल स्टिल प्रेफर कि पेन से करो। सही है, पेन से ही करा करो, ताकि कंफर्मेशन हो कि हाँ भाई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सही है, सेफ साइड पर रह के हमेशा पेन से ही करो। चलो, क्वेश्चन ये देख लिया हमने, आता है, पे सॉल्व कर लो। इसमें वो करना कि भाई ये नहीं, सर ने पहले भी ये बोला था कि ये नहीं करना, भाई जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, ख़त्म करो चीज़ों को। ये पार्ट भी आया, सॉल्व किया, नहीं आया, छोड़ दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस पर आ गए, समझे सवाल को, सवाल समझ आ रहा है, जल्दी से हो पा रहा है, कर लो, लिख लो आंसर, बना लो प्रॉपर्ली। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे। अब जैसे ही इस पे आए, अब आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, आपने 2 मिनट दो उसको। अभी ऐसे नहीं कि बस फौरन ही आगे बढ़ गए, 2 से 3 मिनट दो उसको। पहले रफली अपनी लॉजिक बनाने की कोशिश करो। फंक्शन रिप्लेस विल टेक 3 पैरामीटर्स, एक स्ट्रिंग, करेक्टर और एक और करेक्टर। ठीक है। Form a new string from the original string where all instances of the original characters are replaced by the new character. अब मुझे नहीं समझ आई, ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट करके समझो। अब एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लेके समझो कि अच्छा ये चीज़ इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। एक स्ट्रिंग वैल्यू लेके देखो, एक करेक्टर लेके देखो, रिप्लेस करेक्टर देख के देखो, और परफॉर्म करके देखो। जब तुम लोग चीज़ों को विजुलाइज करना स्टार्ट करते हो ना, जब तुम्हारी क्रिएटिविटी एक तरीके से क्लिक होती है फ़ौरन, और फिर तुम उसमें कर पाते हो, समझ पाते हो कि अच्छा मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। अब तुम किस तरीके से एक नई स्ट्रिंग बनाओगे, अब सोचो उसके बारे में, कि तुम्हें हर एक एक करेक्टर में से, ओरिजिनल में से एक्सट्रैक्ट करना है, कंपेयर करवाओ उसके पुराने वाले करेक्टर से, और अगर वो मैच हो जाए तो उसका उसकी जगह कोई और नया करेक्टर को कनकैटिनेट करवाते जाओ। अगर कंपैरिजन ट्रू ना हो, तो उसी सेम करेक्टर को वापस से कनकैटिनेट करवा दो एक नई स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो मुझे तो दिमाग में फॉरेंसिक्स की लॉजिक आ गई। सही है, तुम लोग के दिमाग में नहीं आ रही, 2 से 3 मिनट सोचो, एग्जाम्पल लेके ब्रेक डाउन करो, हो जाए सॉल्व कर लो, नहीं हो पाता आगे बढ़ जाओ। कुछ में इतना ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है। बाद में सुकून से जब सारी चीज़ें आगे की हो जाएंगी, वापस से आओ, फिर उसको और टाइम दो, टाइम के मुताबिक देखो कि कितना टाइम रह गया है, उसके मुताबिक उसको सॉल्व करो। सही है। चलो, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। अब यही सवाल है, आता है कर लो, नहीं आता ना करो, आगे बढ़ जाओ। ज़्यादा स्टक मत रहना, किसी भी सवाल पे ज़्यादा देर नहीं रुकना है। अब जैसे ये क्वेश्चन 6 है, इसके बारे में सोचो भाई, ये किस तरीके से अचीव कर सकते हो तुम, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को रीड करते हुए। इसको ज़्यादा टाइम देना है, जो थ्योरी है उसमें कोशिश करो ज़्यादा ज़्यादा तेज तेज काम करो, ताकि इसमें टाइम दे सको ज़्यादा। सही है। तो वही सेम चीज़, फिर वही सेम लॉजिक, सोचना है। अगर हो जाए 2 से 3 मिनट में आंसर दिमाग में रफली लॉजिक बन रही है, ठीक है, 4 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, रफली लॉजिक बन रही है, ठीक है, सॉल्व करो, नहीं बनती आगे बढ़ जाओ, दूसरे सवाल पे चले जाओ। और जब सब पूरा कर लो ना, फिर एक सवाल लो। जब तुमने पूरा देख लिया कि हाँ अब ऐसे कोई इसके अलावा पेपर ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बचा जो मुझे छोड़ना है, अब कोई मसला नहीं। अगर तुमने 3 से 4 सवाल भी छोड़ दिए ना, अब पहले सवाल पे जाओ जो हमने छोड़ा था, जैसे रिप्लेस वाला पहले छोड़ा था, गए उस पे जाके उसको रीड किया, समझने की कोशिश की, ब्रेक डाउन किया, फिर दूसरे सवाल पे गए, फिर उसको समझा, फिर उसको ब्रेक डाउन किया, फिर उसको सॉल्व किया। इस तरीके से पेपर करना है भाई। तो ये तरीका है भाई सारी चीज़ों का करने का। तो अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर फंसोगे तुम लोग। तो अभी तुम लोगों को ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, तुम लोग का पेपर 2 पहला पेपर 2 नहीं होना चाहिए जो तुम असल में पेपर दोगे। मिनिमम जो है वो तुम्हारा 15th या 20th पेपर हो। मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 10 96 96 18 के 10 पेपर्स हैं,
और फिर 9608 के थोड़े बहुत करो। तो मिनिमम तुम्हारे 15 to 20 पेपर होना चाहिए जो तुम 96 17 में को देकर आओगे। तो ये बेसिक पेपर्स को कंप्लीट कर लेना भाई। ठीक है जी। तो दैट्स how you are supposed to attempt paper 2, and you should have these points in your mind as well। सही है। और ये चीज़ दिमाग में रखना, 3 तरीके से डिवाइड हो रहा है, कंसेप्चुअल और मॉड्यूल्स और थ्योरी। तो थियोरेटिकल जो है वो अपने नोट्स भी बना सकते हो तुम लोग, ईयरली नोट्स बनाया करो अपने, ताकि तुम्हें पता हो कि हाँ किस तरीके से करनी है। और अच्छा, ये तो काम आप लोगों ने करना है। इमेजिन करो 17 मई को पेपर है, तो 14 मई तक ये काम 14 मई तक करोगे। फिर 14th और 15th मई को क्या करना है? 14 मई और 15th मई को ईयरली रिवीजन करनी है। व्हाट इज ईयरली रिवीजन? मार्क स्कीम्स को स्टडी करो बस जाके। अगर सारी तैयारी हो गई ना, तो हर एक एक मार्क स्कीम को स्टडी करो। मार्क स्कीम खोलो, सोचो, उसके बाद उसका कोड देखो जाके, अच्छा ये इस तरीके से कर सकते हैं, अच्छा ये इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से इमेजिन करो, अगर मैं तुम्हें बोर्ड गेम के एग्जाम्पल दूँ, तो तुम हर एक एक बोर्ड को स्टडी कर रहे हो। अच्छा ये अगर इस तरीके से आता है तो इस तरीके से करते हैं, अच्छा इस तरीके से आता है इस तरीके से करते हैं। अपना सोचने का तरीका डिफरेंट करो। सही है। अगर ये वाली मूव होगी तो मुझे इस तरीके से मूव चलनी चाहिए। हर हर मूव को स्टडी करते हो तुम लोग। तो वैसे यहाँ पे भी यही करना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ये वाली लॉजिक अप्लाई कर सकता हूँ। तो सोच रहा हूँ, बहुत सोचना पड़ता है भाई इसमें। ठीक है जी। गुड लक फॉर योर पेपर्स। आप लोगों का कल मैथ्स का भी पेपर है, उसके लिए भी गुड लक। बाकी फिर अपनी प्रिपरेशन करो, टाइम दो, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।